देखो क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर है, मैं रीड करता हूं। A thermally insulated vessel contain an ideal gas of mass capital M and the ratio of specific heats gamma. It is moving with a speed small v and is suddenly brought to rest. Assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature increases by. अब देखो क्या बोला है, एक थर्मली इंसुलेटेड वेसल है जिसमें आइडियल गैस है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और रेशियो कितना उस गैस का, स्पेसिफिक हीट का गामा। अब उसको क्या किया, मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल को विद वेलोसिटी v, और फिर उसको अचानक से रेस्ट पे लाया। जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो उसके अंदर की गैस भी मूव होगी, गैस मूव होगी तो वो क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो अब गैस मूव हो रही है और बोल रहे हैं हम की सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हुआ, इंसुलेटेड है, तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। ऑल्दो हीट इज नॉट लॉस बट टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट में कौन सी एनर्जी होती है, व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट एनर्जी एसोसिएटेड विद मूवमेंट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यही काइनेटिक एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट ट्रांसफर में। सो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ट्रांसफर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और हीट ट्रांसफर जो है सीवी इंटू डेल्टी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, मुझे पता है देखो सीवी क्या होता है, सीवी इज आर अपॉन गामा माइनस 5, आई नो दैट, इंटू डेल्टी। अब मुझे क्या बोला है, चेंज इन टेम्परेचर बोला है, तो ये सब उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल्टी विल बी एम वी स्क्वायर एज इट इज, ये डिवाइड से उधर गया और ये नीचे आ जाएगा अपॉन 2r। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या यूज किया मैंने, ये यूज किया सीवी का रिलेशन, ठीक है। कैसे आता है बता चुका हूं मैं, तभी उधर लिखा था, राइट। तो बहुत सिंपल है, इफ यू नो दैट, उसको यूज करके ये सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, दिस इज गामा माइनस 1 एम वी स्क्वायर अपॉन 2r, गामा माइनस 1 एम वी स्क्वायर अपॉन 2r, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ये AIEEE 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। रीड करता हूं क्वेश्चन। एयर इन अ सिलेंडर इज सडनली कंप्रेस्ड बाय अ पिस्टन which is then maintained at the same position with the passage of time. What will happen? एम्स 2000 का क्वेश्चन है। देखो अगर एयर सिलेंडर है उसको अगर मैं सडनली कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हीट देगा तो टेम्परेचर फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनिशियली जब कंप्रेस किया, ठीक है, इनिशियली क्या किया मैंने, कंप्रेस किया मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कंप्रेस किया मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्रेशर भी बढ़ गया। ये सब गैस लॉ से रिलेशंस आते हैं, ठीक है। सो हाउ आई विल से दिस, व्हेन गैस इज कंप्रेस, जब गैस को हमने कंप्रेस किया, इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय लार्ज वैल्यू, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। अब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। ड्यू टू दिस हीट is transferred to the surrounding, जो सराउंडिंग है उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे हीट ट्रांसफर हो जाएगा सराउंडिंग में तो क्या होएगा,
over the period of time, जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है तो अभी इसका टेम्परेचर कम होगा ना, हाई टू लो, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो अपने पास गैस लॉ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो गेल-लेसैक लॉ है ना, प्रेशर इज इनवर्सली अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होएगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होएगा। देयरफॉर प्रेशर डिक्रीजेस बाय गैस लॉ। तो देखो कौन सा ऑप्शन है प्रेशर डिक्रीजेस, पहला ही ऑप्शन है बच्चा लोग। तो बहुत जन के दिमाग में आता है कंप्रेस किया, अरे कंप्रेस किया सही बात है, कंप्रेस किया तो उस वक्त टेम्परेचर बढ़ा, उस वक्त प्रेशर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा टेम्परेचर लॉस होएगा, ठीक है, टेम्परेचर लॉस होएगा तो प्रेशर भी लॉस होएगा, बोला है ना, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए ये वर्ड दिया है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। Next is question number 20. An adiabatic process occurs at constant, देखो क्वेश्चन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एडियाबैटिक प्रोसेस बोले तो वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट इज कांस्टेंट, नाइदर हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, नाइदर हीट इज टेकन इनटू द सिस्टम, ना हीट लिया जाता है ना हीट दिया जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। सो एडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट हीट, एडियाबैटिक ऑकर्स एट कांस्टेंट हीट। कौन सा ऑप्शन है कांस्टेंट हीट, हीट इज दी सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है ना बच्चे लोग तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और हीट कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑलराइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो एम्स 99 में पूछा था। Next is question number 21. देखो मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, ऊपर है क्वेश्चन, कंसीडर अ स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R at temperature capital V. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photon with internal energy per unit volume, that is capital U is equal to small u is equal to capital U by V, directly proportional to T raised to 4, and pressure P is equal to 1 by 3 capital U by V, that is internal energy per unit volume. If the shell now undergoes an adiabatic expansion, the relation between T and R is, क्या होगा टी और आर के बीच में रिलेशन। आर बोले तो क्या है बच्चे लोग, आर बोले तो आपका रेडियस है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, जो स्पीयर है उसका रेडियस है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए हम लोग अलग सिंबल यूज कर लेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या दिया है वो देखो, वेरी फर्स्ट थिंग इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा यू दैट इज कैपिटल यू बाय वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू 4, दैट इज इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये गिवन है, ठीक है। प्रेशर जो है 1/3 टाइम्स U by V है, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो कंबाइनिंग दिस, ये इसको प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसको प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि 1/3 तो कांस्टेंट है। सो P is equal to 1/3 U by V which is directly proportional to T raised to 4. So I will say P is directly proportional to T raised to 4. Let it be equation 1, ठीक है। Now अपने को पता आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। बट R डैश यूज करता हूं, R डैश यूज कर रहा हूं, R क्यों नहीं, क्योंकि R रेडियस है जिसका रिलेशन निकाला, तो R डैश यूज किया। तो यहां से P क्या हो जाएगा, ये V मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, PV nR डैश T अपॉन V। तो अब इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को रिलेशन किसके बीच में चाहिए, टेम्परेचर और रेडियस के बीच में, प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर एलिमिनेट करना है।
ठीक है। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो P के बदले आई विल राइट एन आर डैश टी अपॉन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। समझ में आया तक? ठीक है, ये सब दिया हुआ है, देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये सब दिया हुआ है। अब ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके बदले में ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/3 पहले कांस्टेंट है, तो ये मिलेगा और फिर ये इधर डाल दिया, तो अब ये टी कट जाएगा, क्यूब हो जाएगा इसके साथ। सो आई विल गेट एन आर डैश अपॉन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। अब इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर डैश अपॉन वी। देखो अब हियर अगेन एन आर डैश इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एन बोले तो नंबर ऑफ मोल है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर आर डैश बोले तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, वो भी कॉन्स्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट होने की वजह से क्या बचा, टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। v बोले तो क्या, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम चाहिए मेरे को, स्फेरिकल शेल का, तो शेल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। अगेन दिस 4/3 पाई इज कांस्टेंट, सो आई विल से t cube is directly proportional to 1 upon r cube. So t is directly proportional to, that is inversely proportional to r. सही है, तो कौन सा ऑप्शन है देखो C। तो बहुत सिंपल है, ये दिया हुआ है इसके वजह से, क्योंकि ये इसको प्रोपोर्शनल है तो ये वही है ना, तो u by v is directly proportional to t raised to 4, so u by v is directly proportional to t raised to 4, तो ये कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t raised to 4। So pv is equal to n r dash t, r dash is universal gas constant, P निकाला, वापस से उधर डाल दिया, कैंसिल किया, आगे बढ़ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 ऊपर है, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस during an adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of Cp by Cv for the gas is, देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन AI-EEE 2003 में और नीट में पूछा है 2013 में। कौन सा प्रोसेस बोला है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है, एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं थोड़ी देर पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के मैंने आपको इक्वेशन बताया था यहाँ पे, ठीक है। अब बोला है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने बोला ना फॉर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए क्या होता है बच्चा लोग, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 रेस टू गामा अपॉन गामा -1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखाया था 3 इक्वेशन, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेस टू गामा अपॉन गामा -1। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सब सेम है, T रेस टू पावर है, तो क्या पता चलता है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई गेट गामा अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा, so gamma will be 3 into gamma -1, gamma will be 3 gamma -3। अब यहां से उधर उसको भेजो और इधर इसको भेजो, तो -3 उधर गया +3, 3 गामा प्लस गामा इधर आया माइनस गामा, 3 will be 2 गामा, गामा will be 3/2। और आपको क्या पूछा है, Cp by Cv, गामा इज नथिंग बट Cp by Cv which is 3/2। सही है, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको ये, ठीक है, 3 प्रोसेस बताया था ना यहाँ पे साइड में,
वही प्रोसेस है, याद रखना है एडियाबैटिक के 3 क्वेश्चन उसमें से ही है, ठीक है, थियरी में भी देख चुके हैं हम लोग इसको। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ता हूं मैं। अ सॉलिड ऑफ कांस्टेंट हीट कैपेसिटी 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस इज बीन हीटेड बाय कीपिंग इट इन कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वायर इन 2 ways। एक सॉलिड कांस्टेंट हीट कैपेसिटी है 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस का, उसको हीट किया गया है इन कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वायर इन 2 ways। वेरी फर्स्ट वे इज sequentially keeping in contact with 2 reservoirs such that each reservoir supply same amount of heat। दूसरा प्रोसेस है sequentially keeping in contact with 8 reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat। In both the cases body is brought from initial temperature 100 degrees Celsius to the final temperature 200 degrees Celsius। Entropy change of the body in the 2 cases is। अब वेरी फर्स्ट थिंग JEE 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चे डर जाते हैं। 2 अलग अलग प्रोसेस से, ठीक है, हीट ट्रांसफर किया गया है। पहले प्रोसेस में बोला है 2 रिजर्वायर सिक्वेंशियली कनेक्टेड है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है। दूसरा बोला है 8 रिजर्वायर सिक्वेंशियली कनेक्टेड है। तो ये क्या है, 2 रिजर्वायर के थ्रू होके जाना और 8 रिजर्वायर के थ्रू होके जाना, दिस आर नथिंग बट पाथ। ये क्या हो गया, पाथ हो गए। लेकिन पूरे पाथ में काम क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक का क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होगा, तो ये 2 रास्ते से अलग अलग जा रहा है, एंट्रोपी क्या होगा ये पूछा है। अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। एंट्रोपी आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। अब रास्ता तो सेम है ना, 100 से 200 ही जा रहे हैं, फिर 2 को सिक्वेंशियली कनेक्ट करके जाओ या 8 को सिक्वेंशियली कनेक्ट करके जाओ, यू आर गोइंग फ्रॉम 100 to 200। सो सिंस स्टेट इज सेम 100 to 200, एंट्रोपी इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे एंट्रोपी क्या होगा, सेम होगा दोनों का। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में Ln2 है ना। एंट्रोपी is an state function, therefore in both cases body temperature is raised from 100 degree Celsius to 200 degree Celsius, therefore entropy should be same for both process या both cases, therefore it should be Ln2 क्योंकि यही एक लौता ऑप्शन है जहां पे दोनों का सेम दिख रहा है, बाकी दोनों में आंसर चेंजेस है। दिस इज डी, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, 100 से 200 ही हो रहा है, ठीक है। ऐसा कभी देगा भी नहीं कि अलग कर देगा और आपको निकालने बोलेगा। आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 रीड करता हूं मैं। द वर्क डन ऑफ 146 किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल of a gas adiabatically, and in this process the temperature of the gas increased by 7 degrees Celsius, then the gas is
AI-EEE 2006 का क्वेश्चन है। वर्क डन बोला है 146 जूल, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल, 1 किलो मोल मतलब नंबर ऑफ मोल दे दिया 10⁻³ of a gas adiabatically, and in this process the temperature of the gas increases by 7 डिग्री सेल्सियस, then the gas is, गैस कैसी है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये गैस कैसा है ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, गामा निकालना पड़ेगा, क्योंकि गामा से पता चलता है, जैसे हम बोलते हैं ना मोनोएटॉमिक हुआ तो गैस, मोनोएटॉमिक है गैस तो क्या होता है, गामा क्या होता है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, ठीक है। डायटॉमिक है तो क्या होता है 7/5, तो अपने को गामा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, वर्क डन की बात करते हैं। गिवन डेटा वर्क डन कितना है 146 जूल और किलो जूल, किलो जूल, ठीक है। टेम्परेचर कितना रेज हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 7 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट, ओके। नाउ कौन सा क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0 होता है ना, सही है। सो बाय फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, del Q इज इक्वल टू del U प्लस del W, तो ये तो 0 हो गया, तो del U प्लस del W, और आई विल से del U इज इक्वल टू माइनस del W, तो del U इज इक्वल टू माइनस 146 इंटू 10⁻³, ये भी मिल गया मुझे, ठीक है। अब अगली बात, del U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी अपने को पता है ये होता है म्यू CV इंटू del P, सही है। और CV मुझे पता है क्या होता है, CV इज R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू del P, तो यही वैल्यू यहां पे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू R del T अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 146 इंटू 10⁻³। तो अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, माइनस 146 की बात हो रही है, तो सबसे पहले वर्क डन देखो, वर्क डन इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस द गैस एडियाबैटिकली, तो वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, देखो ये सिस्टम है, तो सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन पहले ही नेगेटिव है, तो वर्क डन इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे को गामा माइनस 1 चाहिए, सबसे पहली चीज तो म्यू 1 किलो बोला है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 किलो दैट इज 10⁻³, सो म्यू के जगह पे 10⁻³ R is 8.3, टेम्परेचर राइज 7, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 146 इंटू 10⁻³। सबसे पहली चीज 10⁻³ कट जाएगा, गामा माइनस 1 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सो गामा माइनस 1 विल बी 8.3 इंटू 7 अपॉन 146, ठीक है। तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब 6 जाएगा नहीं तो 0, ठीक है। अब 6 की बात करते हैं, तो अभी भी 6 जाएगा नहीं, तो 60 पकड़ना पड़ेगा, तो 7 8 ज़ा 56, तो 8, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से जाओ, मैं इसको बोलूं 8.3 और ये 20.8, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस 1 इज 2/5 विच इज नथिंग बट 0.4, तो गामा माइनस 1 इज 0.4, तो गामा क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 1 1.4। अब 1.4 किसके लिए होता है, 1.4 इज नथिंग बट 7/5, सो 7/5 जो होता है ना डायटोमिक गैस के लिए होता है, therefore गैस इज डायटोमिक, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो सारी चीजें ये दिया हुआ है, माइनस इसलिए लिया क्योंकि साइन कन्वेंशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, परफॉर्म इन ऑर्डर टू कंप्रेस, और टेम्परेचर दिया है म्यू 1 किलो 10⁻³, एडियाबैटिक प्रोसेस del Q 0 होता है, सॉल्व करेंगे, ये CV की वैल्यू लिया है मैंने, यहां से वैल्यूज डाल दो, अल्टीमेटली यू विल गेट गामा एज 1.4 विच मीन्स गैस इज डायटोमिक। तो ये जो क्वेश्चन था 24th क्वेश्चन, ये AI-EEE में पूछा था 2006 में, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था, शुरुआत में ही बोला था मोनोएटॉमिक डायटोमिक वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि इसके हिसाब से गामा चेंज होता है, ठीक है।
सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा है? गैस इज डायटोमिक, डायटोमिक इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 ऊपर है, मैं रीड करता हूं। इफ गामा इज इक्वल टू 2.5 and volume is equal to 1/8 times of its initial volume, then pressure P dash is equal to how much? Initial pressure is P given, CBSE PMT में 2010 की बात हो रही है, ठीक है। अब गामा 2.5 बोला है, गामा 2.5 इज नॉट द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जिससे हम पता चल सके कि मोनो या डायटोमिक है, बराबर है। अच्छा, तो अब मेरे को गामा बोला है और प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्रोसेस का इक्वेशन होता है, दैट इज नथिंग बट एडियाबैटिक, ठीक है। तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी फर्स्ट थिंग, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। सो P1 अपॉन P2 शुड बी V2 by V1 रेस टू गामा, सही है। अच्छा, इनिशियल प्रेशर P है, बाद का प्रेशर P डैश है। अब V2 by V1 रेस टू गामा, गामा 2.5 दिया है। अच्छा, अब एक समझो, आपको बोला गया है वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, सो V2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ V1, दिस इज गिवन। तो क्या हो जाएगा? V2 by V1 विल बी 1/8। यही वैल्यू मैं यहां पे डाल दूंगा। तो अब देखो क्या होता है। सो P by P डैश विल बी V2 by V1 के बदले 1/8 और ये हो जाएगा 2.5। मेरे को चाहिए P डैश, तो P डैश को ऊपर लाना पड़ेगा। सो P डैश by P विल बी 8 रेस टू 2.5। ये भी सही है। अच्छा, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। P डैश अपॉन P, 8 कैन बी रिटन एज 2 रेस टू 3, 2 क्यूब इज 8 ना, सही है। नाउ P डैश अपॉन P विल बी 2, अब लॉ ऑफ इंडाइसिस से 3 into 2.5 रेस टू 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 होता क्या है? 7.5 इज नथिंग बट 15/2, 2 रेस टू 15/2। अब ये P उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो P डैश विल बी P इंटू 2 रेस टू 15/2। तो ये आपका सॉल्यूशन है। बस ये बता चुका हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखाया था ना, क्वेश्चन नंबर 12 13 के आसपास जब हम थे तब लिखाया था। कौन कौन से क्वेश्चन लिखाया था याद रखना। P1 P2 इज इक्वल टू V2 by V1 रेस टू गामा, P1 P2 T1 by T2 रेस टू गामा अपॉन गामा -1, फिर बोला था T1 by T2 रेस टू V2 by V1 गामा -1। ये 3 इक्वेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है ये। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 मैं रीड करता हूं। वी कंसिडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इफ del U represents increase in internal energy and W is equal to work done by the system, then which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एडियाबैटिक या आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस अभी हम पहले भी देख चुके हैं, डेल क्यू जो होता है 0 होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, हीट इज कांस्टेंट।
सो बाय फर्स्ट लॉ से क्या पता अपने को, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये जीरो हो जाएगा। सो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू या फिर डेल यू विल बी इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अच्छा, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो सकता है? नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल यू दैट इज इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखोगे ना आप, आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी जीरो, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू दिया है ना। तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू आइडियाबैटिक वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ई। तो बहुत सिंपल है, बस इसको याद रखना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई पीएमटी 1998 में पूछा गया। देखो फर्स्ट लॉ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैरायटी देखो। ठीक है बहुत सिंपल, साइन कन्वेंशन, कौन से प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, कौन सा किधर जीरो है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 27। 5.6 liters of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 liter, taking the initial temperature to be T1. The work done in the process is, इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? अगेन द क्वेश्चन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला एडियाबैटिक प्रोसेस दे दिया। एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर वर्क डन का क्वेश्चन पहले भी देख चुके हम लोग, वापस से देखो इसमें क्या है अभी। नाउ इनिशियल वॉल्यूम V1 इज 5.6 लीटर। ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम इज 0.7 लीटर। वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा तो क्वेश्चन में कट जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? देखो उधर वर्क डन पूछा है और हीलियम गैस है। तो सबसे पहले चीज तो वर्क डन जो है कैसे दिया जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, W इज इक्वल टू एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। नाउ फॉर हीलियम, हीलियम क्या है? मोनो एटॉमिक है ना, तो मोनो एटॉमिक होने की वजह से इसका जो गामा होता है ये होता है 5/3। तो गामा माइनस 1 विल बी 5/3 माइनस 1 विल बी 2/3, ये भी याद रखना। अब ये पता चल गया। अब एन की बारी। ठीक है, देखो 22.4 लीटर जो होता है ना, वो किसको करस्पॉन्ड करता है? 1 मोल को करस्पॉन्ड करता है। अब अपना इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर है, तो वो कितने मोल को करस्पॉन्ड करेगा पहले ये निकालते हैं हम लोग। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स विल बी सिंपल 5.6 अपॉन 22.4। अगर देखते हो तो इसको 56 अपॉन 224 भी लिखा जा सकता है। 56 1 जा 56 4 जा 56 4 करते हो तो एग्जैक्टली 224 है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 1/4। नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, अगेन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस मुझे ये तो पता है वॉल्यूम से मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं ना। ठीक है, सो इट विल बी T2/T1 विल बी V1/V2 रेज टू गामा माइनस 1। आई नो दिस फॉर्मूला। सो T2 एज इट इज, T1 के बदले Ti, V1 is 5.6, V2 is 0.7, raised to gamma minus 1, that is 2/3. अच्छा, तो T2/Ti as it is 7 1 the 7 8 the, it will be 8 raised to 2/3। अब थोड़ा ध्यान देना, 8 का क्यूब लेंगे, क्यूब रूट, तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा। तो T2 will be 4Ti निकाल लिया और T1 के बदले Ti डाल लेंगे, तो फिर वर्क डन के इक्वेशन में अभी हम लोग आ जाते हैं। सो वर्क डन विल बी इंस्टेड ऑफ n इट विल बी 1/4, इंस्टेड ऑफ r इट विल बी एज इट इज r के फॉर्म में निकालना है। T1 के बदले Ti, ठीक है, माइनस T2, व्हाट इज T2? 4Ti, ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 इज 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा लोग, तो अब ये क्या होने वाला है? देखो W एज इट इज, ये 1/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, 3r/2 हो जाएगा ये, और Ti माइनस 4i विल बी माइनस 3Ti। तो प्लीज सी
माइनस आगे 3 3 9 RTI और 4 2 8. So work done is minus 9R by 8 TI. देखो कौन सा ऑप्शन है, इट इज वेरी फर्स्ट ऑप्शन. तो बहुत सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला याद रखो. हीलियम के लिए ये नंबर ऑफ मोल, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस से टेम्परेचर का रिलेशन निकालो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहिए आपको टेम्परेचर, लेकिन दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से टेम्परेचर निकालो और फिर सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, ये सबको पता है. 22.4 लीटर बोले तो 1 मोल हो गया, तो 5.6 लीटर में कितने मोल्स होते हैं वो देखना पड़ेगा. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. ऑप्शन इसका ए है. ये IIT JEE का क्वेश्चन था 2011 का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. देखो क्वेश्चन नंबर 28 में रीड करता हूं. 2 moles of an ideal monoatomic gas occupies a volume V at 27 degrees Celsius. The gas expands adiabatically to a volume 2V. Calculate, first thing is final temperature of the gas, second thing is change in its internal energy. ये क्वेश्चन JEE में 2018 का है. सबसे पहली चीज तो प्रोसेस बोला है एडियाबैटिक, चीजों पे ध्यान दो. एडियाबैटिक प्रोसेस सही है. देन नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है 2. ओके, बोला है मोनोएटॉमिक गैस. व्हेन वी से मोनोएटॉमिक गैस मतलब गामा इज अगेन 5/3 एंड आई कैन राइट गामा -1 इज 2/3 डायरेक्टली. सही है. व्हाट एल्स? इनिशियल वॉल्यूम इज V and then it expands to how much? 2V. Initial temperature T1 is 27 degrees Celsius, which is 27 plus 273, 300 Kelvin. What has been asked? Final temperature कितना है ये पूछा है, और change in internal energy कितना है ये पूछा है. चलो चालू करता हूं मैं. तरीका क्या रहेगा? एडियाबैटिक प्रोसेस है, वॉल्यूम से मेरे को फाइनल टेम्परेचर मिलने में कोई आसानी नहीं होगी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. अभी अपन को पता है रिलेशन क्या यूज होता है ना. T2/T1 विल बी V1/V2 रेज टू गामा -1. नाउ T2 एज इट इज, T1 के बदले 300, V1 इज V, V2 इज 2V रेज टू गामा -1, दैट इज 2/3. ये कट जाएगा. सो T2/300 विल बी 1/2 स्क्वायर बाय क्यू. अब अगर इसको ध्यान देते हैं तो T2 विल बी इधर 300 हो जाएगा. अब ये पहले स्क्वायर कर देता हूं तो ये 1/4 हो जाएगा एंड देन क्यूब रूट. 1/4 का क्यूब रूट जो होता है, नीड टू रिमेंबर दिस बच्चा लोग, इट कम्स आउट टू बी 1.58. ठीक है. नाउ टू गो विथ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस मैं क्या करता हूं, 300 एज इट इज 158 कर देता हूं इसको और 10⁻² करता हूं. यही -2 ऊपर जाएगा, +2 बनेगा. अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के साथ 151 था 152 था तो 2 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा. सो T2 कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 200 केल्विन. ठीक है. अब 200 से कम ही होना चाहिए क्योंकि 150 से ज्यादा है तो लेस देन 2 का फैक्टर है. सो आई विल से दैट T2 विल बी 185 केल्विन. जो ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से क्या है, 189 केल्विन. क्योंकि ऑप्शन अलग अलग है, 189 है और 295. 295 इज नॉट क्लोजर, 189 इज क्लोजर. सो आई विल से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से 289. ठीक है, क्योंकि लॉग हम यूज कर नहीं सकते. T2 हो गया. अब बचा क्या, इंटरनल एनर्जी. नाउ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, म्यू CV इंटू डेल T. सही है. म्यू कितना है, 2 मोल दे दिया है. CV कैन बी रिटन एज R अपॉन गामा -1. डेल T इज हाउ मच, T2 - T1.
तो कितना होता है देखो, E2 एज इट इज 8.3, गामा -1 इज 2/3, T2 इज 189 माइनस T1 इज 300। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 8.3 अपॉन 2, ये जो है ये -111, 2 कट जाएगा बच्चा लोग, सही है। नाउ सी दिस कम्स आउट टू बी 3 3 वेरी फर्स्ट थिंग 8.3 इंटू 333। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस कितना आता है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। इट कम्स आउट टू बी 27000। ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है जूल, विच कैन बी स्टेटेड एज 2.7 किलो जूल माइनस में, ठीक है। तो देखो 2.7 किलो जूल और ये 189 केल्विन, कौन सा ऑप्शन है ये? दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, फॉर्मूले यही है जो पहले यूज कर चुके हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये यूज कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से ये लाया, ये भी यूज कर चुके, अगेन सीवी के बदले डाल दिया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 29। इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। प्रोसेस दी है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। सीबीएसई 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सही है। पहला ऑप्शन है इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। इंसुलेटेड का मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस भी वही होता है जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है। सो पहला स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लास्ट वाला इन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी सही है। जो सेकेंड ऑप्शन है उसकी तरफ ध्यान दो, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, गलत। आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो उसको बोला जाता है आइसोबारिक, ठीक है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक बोलता तो क्या बोलता मैं? देन आई वुड हैव सेड प्रेशर कांस्टेंट। So there is a difference. So the correct option is option number B. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या बोला है? आइसोकोरिक प्रोसेस के सामने प्रेशर कांस्टेंट ऐसा बोला है, बट होता क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। A sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is. एक सैंपल ऑफ गैस है जो एक्सपांड हो रहा है V1 से V2, तो किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन होगा? आइसोथर्मल में, आइसोबैरिक में, एडियाबैटिक में, किसी में भी नहीं। हमेशा याद रखो, जो वर्क डन होता है, वर्क डन का बेसिक इक्वेशन है P इंटू डेल्टा V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम। सो फॉर मैक्सिमम वर्क डन प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, देयरफॉर process should be isobaric.
बारिक। ठीक है, आइसोबारिक होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, तभी जाके क्या होगा, वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो आइसोबारिक किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्क डन जो होता है पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा दैट इज आइसोबारिक रहेगा तो खत्म हो गई कहानी। अपना आइसोपोरिक रहेगा तो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल में भी वर्क डन जो है कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं होता है। मैक्सिमम वर्क डन किसमें होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं। सो ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 ऊपर है, मैं रीड करता हूं। द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to B is। देखो क्वेश्चन ऊपर है, ये नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया है। ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। अब इस ग्राफ से आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय अ गैस टू दी हीट एब्जॉर्ब बाय इट, इसका जो रेशियो निकालना है, W बाय Q का रेशियो निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो गैस है बच्चे लोग, कौन सी गैस है, दिस गैस इज मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं ग्राफ बनाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस एंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ आपको। अच्छा, ग्राफ को देख के क्या पता चलता है, ग्राफ से हमको पता चलता है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है दैट मीन्स इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस बोले तो जहां पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे दिया जाता है, वर्क डन इज डेल W इज इक्वल टू P इंटू डेल V। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी पता है PV जो होता है nRT होता है, तो यही वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज म्यू R डेल्टा T। सही है, लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ हीट सप्लाई जो होता है डेल Q, मुझे पता है ये होता है म्यू C डेल T होता है। बट क्योंकि ये प्रोसेस अभी जो है आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, Cp होगा। दैट विल बी इक्वेशन 2। मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम टू द हीट फ्लो, मतलब डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q का रेशियो पूछा है। अब मैं सीधा सीधा जाऊं तो सब कैंसिल हो सकता है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, Cp की वैल्यू निकालना है, डाल दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। सही है, अच्छा अभी Cp की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या बोला है, गैस कौन सा गैस है, बोला गया है मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, 5/3 होता है। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगा, गामा मतलब Cp/Cv, तो Cp/Cv इज 5/3। तो यहां से क्योंकि मुझे Cp निकालना है तो मैं Cv की वैल्यू निकालूंगा, तो Cv क्या हो जाएगा, Cv उधर जाएगा। ठीक है, या मैं उल्टा कर दूं, Cv/Cp will be 3/5 and I will get Cv as 3/5 times Cp। Now मुझे पता है ऑल्सो Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है, सबको पता है बच्चे लोग। तो अब मैं क्या करूंगा, Cp की वैल्यू एज इट इज माइनस Cv के बदले 3/5 Cp इज इक्वल टू R। कैन आई टेक Cp कांस्टेंट एज अ आउटसाइड कॉमन, तो इट विल बी 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू R। तो Cp ये क्या होगा, 5 माइनस 3/5 दैट इज 2/5 हो जाएगा बच्चों लोग। सही है, इज इक्वल टू R। मुझे चाहिए था Cp, तो Cp क्या होगा, Cp विल बी 5/2R। तो अब मैं क्या करता हूं, ये सारी की सारी वैल्यू जो मेरे को पूछा है उसके हिसाब से फ्रेम करते हैं। हमको बोला है वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब का रेशियो बोला है, बराबर है। सो नाउ डेल W अपॉन डेल Q जो है इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, म्यू R डेल T, इक्वेशन 2 क्या है, म्यू Cp डेल T। सही है,
तो अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, सो आई विल से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू आर बाय सीपी, और सीपी की वैल्यू क्या है, सीपी की वैल्यू है 5/2r, तो आर आर कट जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सो आई विल से डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू विल बी 2/5। तो ये पूछा था बच्चे लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 2/5, देखो दिस इज ऑप्शन नंबर ई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से क्या पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ये कौन सा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर बोला तो कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वर्क डन इस तरीके से होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, सीपी लिया, और मोनोएटॉमिक गैस, और फिर ये सॉल्व किया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर बच्चा लोग 31। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन ऊपर है, मैं रीड करता हूं। इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछा गया है। ये AI 2002 का क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शंस क्या है, रूम इज कूल, रूम इज हीटेड, रूम इज आइदर हीटेड और कूल, रूम इज नाइदर हीटेड नॉर कूल। मतलब कूल होगा या हीट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर। सही है, और क्या बोला है, डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओपन होगा। तो अब सबसे पहली चीज बच्चा लोग आपको समझना है, जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में दो जगह पे हीट होता है। ठीक है, एक तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कूलिंग चेंबर से हीट लेता है, कूलिंग चेंबर से हीट लेता है, हीट इज टेकन आउट, और बाहर जो है कंडेंसर उससे क्या करता है, हीट देता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो हीट डेसिपेशन होता है उसके बैक पे वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हीट टेकन फ्रॉम द कूलिंग चेंबर। तो लेरा कम है, देरा ज्यादा है, तो जब आप उसका डोर ओपन कर दोगे तो उसको काम करना पड़ेगा, तो वही होगा, लेगा कम देगा जाएगा, देगा ज्यादा, तो देगा ज्यादा तो क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा रूम में, और टेम्परेचर क्या होगा रूम का, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी फ्रेम कैसे करेंगे, कैसे इसको मैं लिखता हूं, देखो, इन रेफ्रिजरेटर द हीट dissipated into the atmosphere is more than that taken out from cooling chamber। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, जो हीट डेसिपेटेड होगा एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, उससे ज्यादा क्या होएगा, हीट, मतलब ज्यादा हीट डेसिपेट होता है और कम हीट कूलिंग चेंबर से निकाला जाता है। ठीक है, देयरफॉर व्हेन द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर is open, then the temperature of room will increase। बहुत जन को लगता है डिक्रीज होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक्टिवेट हो जाता है, वो चेंबर में से हीट निकालने लगता है और डेसिपेट करने लगता है, लेकिन चेंबर से हीट निकलता कम है, डेसिपेट ज्यादा होता है। तो डेसिपेट कहाँ होगा, सराउंडिंग में होगा। सराउंडिंग में कौन है, रूम है, तो रूम में ज्यादा हीट डेसिपेट होगा, इसलिए रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, रूम इज हीटेड। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 ऊपर है, मैं रीड करता हूं। A refrigerator works between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of refrigerated space constant. The power is, अब इसमें पावर पूछा अपने को, ठीक है। टेक 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। ये जो क्वेश्चन है ये नीट में 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन देख लो ऊपर, फिर मैं आपको समझाता हूं। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर है। रेफ्रिजरेटर जो है वो वर्क कर रहा है 4 डिग्री से 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर है। रेफ्रिजरेटर को मेंटेन करना है, ठंडा करना है 4 डिग्री पे, बराबर है। तो इसके लिए कितना हीट रिमूव कर रहा है ये? इन दिस प्रोसेस इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी एवरी सेकेंड, ठीक है, ताकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री पे मेंटेन हो सके। तो इसके लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है ये पूछा गया। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले रेफ्रिजरेटर के लिए, फॉर रेफ्रिजरेटर वेरी फर्स्ट थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक टर्म होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन, ठीक है, दैट इज H बाय डब्ल्यू। H बाय डब्ल्यू के बदले में हीट को Q भी लिख सकता हूं, Q बाय डब्ल्यू। और ये दिया जाता है बच्चा लोग T2 अपॉन T1 माइनस T2 से, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है पता है क्या? कौन से टेम्परेचर पे ये काम कर रहा है? बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। जो कम टेम्परेचर होता है वो T2 होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस विल बी T2 एंड 30 डिग्री सेल्सियस विल बी T1। अच्छा, डिग्री में नहीं रखना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो 30 प्लस 273 303 केल्विन, 4 प्लस 273 277 केल्विन। ये T1 T2 की बात हो गई। देन कितना हीट रिमूव करना है ये भी दिया है, Q इज इक्वल टू 600 कैलोरीज रिमूव करना है, दिस इज गिवन। अच्छा, अब मेरे को आंसर चाहिए पावर। पावर जो है ऐसा यूनिट वैट में कैलकुलेट होगा और ऑप्शंस भी वैट में दिए हैं, इसलिए कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये रिलेशन दिया भी है आपको, ठीक है। सो यूज करेंगे Q इज इक्वल टू 600 इंटू 4.2 जूल, सही है। अब मैं ये दो पार्ट यूज करता हूं, Q अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो Q के जगह पे 600 इंटू 4.2 अपॉन W एज इट इज, क्योंकि वर्कडन ही पूछा है, वर्कडन नहीं पूछा, पावर पूछा। वर्कडन आएगा तो पावर निकाल पाएंगे, ठीक है। T2 इज 277, T1 इज 303 माइनस 277। अब देखो क्या होगा ये, दिस कैन बी रिटर्न एज 6 इंटू 420 अपॉन W इज इक्वल टू 277। अब देखो इसको अगर मैं माइनस करता हूं 303 को 277 से, तो कितना मिलेगा मुझे? आई शुड गेट इट एज हाउ मच? 26। देखो कैसे 26 मिलेगा, ये 23 हो जाएगा और वो 3 26 आई विल गेट, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। W शुड बी 42 इंटू 6, कैसा आएगा 42 इंटू 6? 6 0 0, 6 2 12, 6 4 24, 25, ठीक है। तो ये मैंने किसका वैल्यू निकाला बच्चा लोग? ये ऊपर का वैल्यू निकाला, डिवाइड बाय W एज इट इज 277 अपॉन 26। मुझे W चाहिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा एंड आई विल गेट हियर एज 277। अब अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा? किस प्रिंसिपल पे सॉल्व करेंगे? ध्यान दो। अब 26 1 दा 26, 26 10 दा 260 होता है, लेकिन ये 260 से ज्यादा है, ठीक है। सो
और 26 11 कितना होना चाहिए, 260 में प्लस 26 डाल दो 286 होना चाहिए, उससे कम है तो इसको मैं बोल दूंगा लेट्स से 10.5। ठीक है, नाउ इफ आई कंसीडर दिस टू बी 10, अगर ये 10 होता तो क्या हो जाता, 252 आंसर आता है। 10 से थोड़ा ज्यादा है तो आंसर 252 से कम आना चाहिए। सो W शुड बी लेस देन समवेयर, और आई विल से W शुड बी अप्रोक्सीमेटली 235 जूल। अच्छा, ये जो है ये वर्क डन है, वर्क डन जूल में आ गया, लेकिन मुझे क्या बोला है, पावर निकालने बोला है। तो पावर जो होता है ना बच्चे लोग, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और बोला है 1 सेकेंड के लिए, सो इट विल बी 235 अपॉन 1 जूल पर सेकेंड विच इज नथिंग बट वैट, सो इट विल बी 235 वैट अप्रोक्सीमेटली। तो देखो आपको 235 वैट के अप्रोक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 236.5 वैट। देखो रिलेशन तो बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यही पार्ट मैंने यहां पे यूज किया है। ओके, बस यहां पे जो है ना ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। ठीक है, रेस्ट पावर आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। टाइम आपको क्वेश्चन में दिया है, वहां पे वो लाइन पढ़ेंगे ना, इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी एवरी सेकेंड। तो एवरी सेकेंड बोल दिया मतलब टाइम दे दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34, मैं रीड करता हूं। अ कैरगॉट इंजिन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1/10 1/10 एज हीट इंजिन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। फिर से मैं पूरा लाइन रिपीट करता हूं। अ कैरगॉट इंजिन हैविंग एन एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1/10 एज हीट इंजिन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा मतलब किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, क्यू के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो टेल क्यू पूछा है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये AIEEE 2007 में पूछा है, AIPMT 2015 में पूछा है, और नीट 2017 में भी पूछा है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन किसके ऊपर है, कैरनॉट इंजन के ऊपर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एफिशिएंसी। तो वेरी फर्स्ट थिंग, एफिशिएंसी होता क्या है बच्चे लोग, एफिशिएंसी किसी भी इक्वेशन का दिया जाता है, मतलब इंजन के लिए दिया जाता है, इट इज 1 - T2/T1। ओके, नाउ एफिशिएंसी इज गिवन एज 1/10, इट इज गिवन। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ये माइनस वाला है, इधर जाएगा प्लस होगा, प्लस वाला उधर जाके माइनस होगा। सो आई विल गेट T2/T1 इज इक्वल टू 1 - 1/10। सही है। अच्छा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो T2/T1 क्या आ जाएगा, 10 - 1 दैट इज 9/10। लेट इट बी इक्वेशन 1। मैंने यहां से ये निकाल लिया, एफिशिएंसी दिया था। अब मुझे बोला है कि इसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करना है ना, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। एफिशिएंसी किसमें थी, हीट इंजन में थी, अब इसको यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर करना है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए मुझे पता है ना, फॉर रेफ्रिजरेटर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या बोला था, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू T2/T1 - T2 होता है, राइट। अब मैं क्या करूंगा बच्चे लोग बताओ, T2/T1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो इसको मैं मैनिपुलेट करता हूं, Q/W इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर है, कैन इट बी प्लेस्ड एज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यस आई कैन स्प्लिट इट। नाउ आई विल स्प्लिट द डिनोमिनेटर, आई विल गेट 1/T1 - T2, और ये माइनस T2/T2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। सही है, ओके। अब T2/T1 9/10 है, तो T1/T2 मुझे पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, यहां पे वर्क डन भी दिया है, तो Q निकालना है। वर्क डन इज गिवन एज 10 जूल, 1/T2/T1 is 9/10, तो T1/T2 will be
10/9 -1। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। Q/10 इज इक्वल टू 1 बाय, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कॉमन एलसीएम 10 - 9 दैट विल बी 1/9। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सो Q/10 विल बी 9, Q विल बी 9 into 10, Q will be 90 जूल। तो दो तरीके का क्वेश्चन था इसमें। सबसे पहले कैरनोट इंजन को कैसे यूज किया गया, हीट इंजन की तरह यूज किया गया और उसमें एफिशिएंसी दिया था। एफिशिएंसी का इक्वेशन ये होता है बच्चों। फिर बोला गया इसको यूज एज रेफ्रिजरेटर करेंगे तो कितना वर्क डन होगा, तो रेफ्रिजरेटर के लिए इक्वेशन ये होता है। सही है, तो अब देखो ये 90 जूल आपका कौन सा ऑप्शन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 में 90 जूल इज योर सेकेंड ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, देखो क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे है, मैं रीड करता हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5 इफ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर is -20 degree Celsius. Is the temperature, what is the temperature of the surrounding to which it reject heat is? Okay, I am repeating the question again. ऊपर देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। The coefficient of performance of refrigerator is 5, मतलब रेफ्रिजरेटर का COP जो है वो 5 दे दिया। If the temperature inside the freezer is 20 degree Celsius, अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री -20 डिग्री सेल्सियस दिया है। देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट द हीट इज, सराउंडिंग का टेम्परेचर जिस पे हीट रिजेक्ट करेगा वो कितना है, ये पूछा गया। सही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। सही है, COP दिया हुआ कितना 5, इनसाइड टेम्परेचर इज T2 -20 degree Celsius, could be written as -20 plus 273, so it will be 253 Kelvin। तो T1 क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में, समझ में आया? ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। तो अभी मुझे पता है ना बच्चों लोग, वी नो COP जो होता है वो क्या होता है, T2/T1 - T2। ऑलराइट, COP कितना है 5, T2 इज 253/T1 - 253, इसको उधर लेके जाओ, सो यू विल गेट 5 into T1 - 253 इज इक्वल टू 253। अब 5T1 - 253 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 5 3 15, 5 4 25 प्लस 1 26, 5 2 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 253। सही है, अब 5T1 ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस बनेगा, सो 1265 प्लस 253। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1265 और 253, 8 6 5 11, 4 + 1 5 and 1, so 5T1 will be 1518, T1 will be 1518/5। ओके, अब इसको अगर डिवाइड करना है तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, चला गया, 1 जाएगा नहीं इसलिए 0। अब 18, अगेन 5 3 जा 15, ठीक है, बचा 3 पॉइंट, तो 3 का 30 हो जाएगा और 5 6 जा 30 हो जाएगा, सो T1 कम्स आउट टू बी 303.6 केल्विन। केल्विन में है तो वापस से क्या करना पड़ेगा, -273 करेंगे। अब 273 माइनस करता हूं इसमें तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, इट कम्स आउट टू बी 30.6 डिग्री सेल्सियस, सो आई विल से इट इज अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल क्वेश्चन था, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, COP दिया हुआ है, इनसाइड टेम्परेचर -20 दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट किया, T1 पूछा है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, T1 31 डिग्री, जी हाँ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36।
देखो क्वेश्चन नंबर 36 ऊपर है, मैं रीड करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल? 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है? ठीक है, पहला ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। हीट रेडिएशन से जब ट्रांसफर होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं है। सन अपने को हीट देता है तो वापस से लेता नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन का एग्जांपल है सन से हमको हीट जा रहा है, दिस इज नॉट रिवर्सिबल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर। जब वायर हीट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो निक्रोम की वायर हीट होती है बल्ब के अंदर। ठीक है, लेकिन वही हीट वापस से सप्लाई को नहीं जाता है, अगेन इरिवर्सिबल। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन से हीट ट्रांसफर भी रिवर्सिबल नहीं है। कंडक्शन मतलब मान लो ये मेटल है, इधर अगर हीट दिया तो धीरे धीरे यहां से यहां तक हीट पहुंचती है, तो यहां पे पहुंचने के बाद वापस से रिवर्स नहीं होती है। ठीक है, दैट इज कंडक्शन। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। बच्चा लोग, अब ये आइसोथर्मल की अगर मैं बात करूं ना, कंप्रेशन दिया है, कंप्रेशन के बदले एक्सपांशन भी देता तो भी चलता। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना, वेदर इट इज कंप्रेशन और वेदर इट इज एक्सपांशन, बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल इज बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। हीट रेडिएशन जो है बोला गया है रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, कंडक्शन में भी एक एंड को हीट सप्लाई करते हैं तब यहां से यहां जाता है एनर्जी। ठीक है, वापस रिवर्सिबल नहीं होता है। जो दूसरा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर, निक्रोम हीट होता है लेकिन वापस से वो हीट ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36।